रेयरली कोई एक ऐसा साल होता होगा जब इन्फ्लेशन से इकोनॉमी में क्वेश्चन आपको देखने को ना मिले, बिकॉज ऑलमोस्ट इन ऑल दीज एग्जाम्स ऑफ कमीशन एग्जाम और यूपीएससी और अदर एग्जाम्स यू फाइंड दैट इकोनॉमी के क्वेश्चन में इन्फ्लेशन आपको दिखता हुआ नजर आएगा। इट्स अ थेमेटिक एरिया फॉर द एग्जाम। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में कोशिश करेंगे आधे घंटे के अंदर इसको रैप अप करें, राइट। इस पर्टिकुलर सेशन में इन्फ्लेशन के जितने भी टाइप्स हैं, चाहे वो स्क्यूफ्लेशन है, डिफ्लेशन है, डिसइन्फ्लेशन है, या फिर हेडलाइन इन्फ्लेशन है, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, स्क्यूफ्लेशन, एवरीथिंग विल ट्राई टू रैप अप इन दिस पर्टिकुलर सेशन। अगर आप पहली बार इस वीडियो पे आए हैं, लेट मी टेल दिस टू ऑल ऑफ यू, हमने स्टार्ट किया वो इकोनॉमी की सीरीज जिसमें हम 10 वीडियो में जो इकोनॉमी की इंपॉर्टेंट थीम्स है बस उसी को कवर अप करते हुए नजर आएंगे। इसके पहले मैंने आप सभी को पॉलिटी पूरी की पूरी कवर अप कराई है 25 वीडियो में, जिसका प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगा, कंप्लीट पॉलिटी इन 25 क्लासेस, जिसको हजारों बच्चे फ्री में देख रहे हैं। इफ यू वांट टू सी, यू कैन डेफिनेटली वॉच दैट पर्टिकुलर सेशन। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज रुपेश, आई एम फाउंडर ऑफ पावर आईएएस एंड लेट्स गेट स्टार्ट विद द क्लास। ठीक है, चलो। तो पहले अपन ये देखते हैं कि इन्फ्लेशन क्या होता है, व्हाट इज दिस इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन को पता है जनरली क्या बोला गया, इन्फ्लेशन मींस जनरल राइज इन द प्राइसेस। इसका देखो बहुत ही सिंपल सा क्या है, मतलब जनरल राइज इन द प्राइसेस, मतलब अगर कोई चीज पहले 100 रुपए की मिलती थी, अब अगर वो चीज आपको 110 रुपए में मिल रही है, यानी कि उसमें 10 रुपए बढ़ गया, यहाँ पे ये 10% जो है, यही आपका क्या है, इन्फ्लेशन है। मतलब सरल भाषा में बताऊं तो इन्फ्लेशन का सीधा सीधा मतलब होता है जब प्राइसेस में राइज देखने को मिलता है, उसको अपन इन्फ्लेशन कहते हैं। अच्छा, एक चीज मेरे को आप सभी बताओगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सपोज करो मैं 100 रुपए में अगर 1 किलो प्याज, 1 kg ऑफ अनियन मैं खरीद पा रहा हूं 100 रुपए में, ठीक है। कब खरीद रहा हूं मैं, ये 2023 की बात है, ठीक है। चलो 2025 खत्म हो रहा है, 2026 की बात करते हैं। 2026 में अपने को 100 रुपए में सपोज करो अगर आधा किलो ही प्याज मिलता है, तो आप सब मुझे बताओ कि जो 100 रुपए की परचेजिंग पावर है, चीजों को खरीदने की जो शक्ति है, वो बढ़ी है या घटी है? यू जस्ट टेल मी। ऑब्वियस सी बात है सर, जहां 100 रुपए में हम पहले 1 किलो प्याज खरीद पा रहे थे, अभी हम 100 रुपए में आधे किलो ही खरीद पा रहे हैं, यानी कि इस पर्टिकुलर 100 रुपए का जो परचेजिंग पावर है, इस टर्म को याद रखना, क्या, जो परचेजिंग पावर है, जो सामान खरीदने की शक्ति है, वो घटी है। पहले अपन 1 किलो खरीद रहे थे, अब आधा ही किलो खरीद पा रहे हैं। इट मींस द परचेजिंग पावर इज गेटिंग लो विद द टाइम, ठीक है। यानी कि क्या पता चलेगा, जैसे जैसे इन्फ्लेशन आएगा, जैसे जैसे महंगाई होगी, क्या होगा, आपका जो परचेजिंग पावर है वो नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो दिस इज हाउ इन्फ्लेशन ड्राइव्स द इकोनॉमी। अभी एक एक करके इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हुए नजर आएंगे, सो जस्ट स्टे देयर। लेकिन सबसे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूं, ठीक है। यहाँ पे आप सभी को, जैसे आप सभी को पता है, हमने पॉलिटी में भी किया था ऐसे ही, सेशन स्टार्ट होने के पहले वी ऑलवेज स्टार्ट विद द क्वेश्चन। आपके सामने 2023 का यूपीएससी क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन रीड करके अभी सॉल्व नहीं करूंगा, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि सेशन के बाद आप ट्राई करना जस्ट टू सॉल्व द क्वेश्चंस, हाउ मच यू आर एबल टू डू दैट। इसके बाद आपको एक और क्वेश्चन दिखाई देगा, ये भी 2021 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन। ये भी क्या बोल रहा है कि क्या होगा इन्फ्लेशनरी इफेक्ट का सबसे ज्यादा इंपैक्ट, मतलब अगर हमारे देश में इन्फ्लेशन है तो उससे आपको क्या इंपैक्ट देखते हुए नजर आएगा, ऐसा कुछ करके 21 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इसी के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, बहुत ही सरल भाषा में आपको बता चुका। इन्फ्लेशन मींस देयर इज prices are rising, means a consistent or a simple meaning is the rise in the price of commodity is called as the inflation, उसी को अपन इन्फ्लेशन कहते हैं। अब आपको मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट दिखाई देगा कि आखिरकार ये जो प्राइस बढ़ रहा है इसको कैसे मेजर कर रहे हो, मेजरमेंट के कौन से दो अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। तो देखो इसको मेजर करने के ना दो अलग अलग इंडेक्सेस हैं, दो अलग अलग तरीके हैं। एक होता है सर होलसेल प्राइस इंडेक्स, मतलब जब वो सामान होलसेल वाले स्टेज पे होता है, जब मार्केट में जाने के पहले, रिटेलर के पास जाने के पहले के जो स्टेज में होता है, वहां पे अपन इन्फ्लेशन टेस्ट कर सकते हैं कि कितनी महंगाई देखने को मिल रही है। दूसरा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब वो सामान जब वो कंज्यूमर के पास आ रहा होता है, जब उसको कंज्यूमर डायरेक्टली खरीद रहा होता है, तो कंज्यूमर अपने एंड से बोलता है कि भाई ये प्राइस इतनी बढ़ गई है। जो कैलकुलेशन करने का सही मायने में तरीका है उसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आसपास में रखा गया, बिकॉज अल्टीमेटली जब एक सामान कंज्यूमर के पास आता है तो कंज्यूमर ही उस सामान को खरीद रहा है, उसी के पास में पैसा है, तो वो हमें एक इफिशियंट मेथड पता चलता है कि महंगाई कितनी है मार्केट में। होलसेल प्राइस इंडेक्स में अभी वो सामान होलसेल के स्टेज पे खड़ा है, अभी कंज्यूमर तक नहीं पहुंचा है, लेकिन यहाँ पे भी अपन इन्फ्लेशन मेजर करते हुए नजर आते हैं, ठीक है। मैं आपको इसकी और डिटेलिंग बताऊंगा तो शायद आप इसको और बेटर तरीके से समझ पाओगे। और ये मैं बता रहा हूं आप सभी को यूपीएससी का जो थीम है, बाकी एग्जाम्स में भी आता है, बट यूपीएससी लाइक दे ऑलवेज आस्क क्वेश्चन फ्रॉम डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, क्योंकि ये हमेशा न्यूज में रहते हैं। तो अगर बेसिकली देखो तो एक बेस ईयर माना गया। बेस ईयर का मतलब पता है क्या है? बेस ईयर का मतलब है जिस साल से हम महंगाई कंपेयर कर रहे हैं। अब आप महंगाई किस साल से कंपेयर कर रहे हो, 2010 से, 11 से, किस साल से आप बेंचमार्क रखे हो कि यार ये सामान ना 2010 में इतने की मिलती है, देखो 2025 में इतनी महंगी हो गई, 2026 में इतनी महंगी हो गई। तो आपका वो बेस ईयर क्या है, व्हाट इज दैट पर्टिकुलर बेस ईयर, वो मैटर करेगा।
तो ये जो बेस ईयर है बेसिकली वो था 2011-12 होलसेल प्राइस इंडेक्स का, और सीपीआई का है सर 2012। इस पर्टिकुलर ईयर से अपन क्या हो प्राइसेस को मेजर कर रहे हैं कितना इन्फ्लेशन है, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ कॉमोडिटी देखो तो होलसेल प्राइस इंडेक्स में आपको बहुत सारे सामान दिखाई देंगे, अप्रोक्सीमेटली 697 कॉमोडिटी दिखाई देगा, लेकिन सीपीआई में कम सामान दिखाई देता है, 200 के आसपास में आपको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में दिखता हुआ नजर आएगा। अच्छा, होलसेल प्राइस इंडेक्स में सर्विसेज इंक्लूड नहीं है। क्यों सर्विसेज इंक्लूड नहीं है? क्योंकि बेसिकली अभी सामान होलसेल वाले स्टेज पे कस्टमर तक गया ही नहीं है। आप कस्टमर को सर्विसेज देते हो ना, ये तो होलसेल वाले स्टेज पे कस्टमर तक गया नहीं, कस्टमर को सर्विस मिला नहीं, तो इसमें सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया जा रहा। लेकिन जब आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करते हो, यानी कि एक प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंच रहा है, तो वो सर्विसेज कह सारा मतलब एजुकेशन सेक्टर है, कहीं ना कहीं सर्विसेज के अंदर में आता है। तो ये जितना इसमें बदलाव देखने को मिल रहा है, एजुकेशन में हो, हॉस्पिटैलिटी में हो, जो भी आपको सर्विसेज सेक्टर में बदलाव देखने को मिलता है वो सीपीआई के अंदर में इंक्लूडेड है। इट्स नॉट अंडर द डब्ल्यूपीआई एंड दिस मेक्स सेंस टू ऑल ऑफ यू। क्यों इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, तो आपको पता चलेगा सर यहाँ पे सर्विसेज को इंक्लूड किया गया हुआ। अच्छा, सीपीआई में आप देखो फूड प्रोडक्ट्स की वेटेज, तो पता चलेगा सर फूड प्रोडक्ट का ना बहुत कम वेटेज है, लगभग 22% के आसपास ही फूड प्रोडक्ट का वेटेज है, ठीक है। लेकिन जब आप देखोगे सीपीआई में तो सर फूड आइटम्स का बहुत ज्यादा वेटेज है, इट्स अप्रोक्सीमेटली 46% देयर इज अ वेटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। मैं आपको आगे दिखाऊंगा इसको, राइट। अच्छा, अगर आप लेवल ऑफ प्राइस राइज देखो कि प्राइस राइज कितना बढ़ रहा है, यू विल अंडरस्टैंड द रेट ऑफ डब्ल्यूपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन इज जनरली लो कंपेयर टू सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मतलब होलसेल प्राइस में जो डब्ल्यूपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन होते हैं, इनके जो रेट्स होते हैं ना वो कंपैरेटिवली कम होते कंपैरिजन टू दी सीपीआई। क्यों? क्योंकि सीपीआई जो है ये मास स्केल तक लोगों तक इंपैक्ट डाल रहा है, तो इसके कंपैरिजन में आपको डब्ल्यूपीआई के इन्फ्लेशन कम दिखाई देते हैं। ऑब्वियस सी बात है सर, जो होलसेल प्राइस पे कोई सामान बिकता है तो वो सस्ता होता है, बिकॉज होलसेलर उसको कम कम दाम में लेकर के आ रहा है। लेकिन जब वो कस्टमर के एंड पे बिकता है तो बहुत महंगा बिकता है, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन का इंपैक्ट भी आपको कस्टमर के एंड में ज्यादा दिखाई देगा, होलसेल के इंपैक्ट में कम दिखाई देगा। आई थिंक दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। तो इस तरीके से आपको सुटेबिलिटी दिखाई देगा। अगर आप सुटेबिलिटी के तरीके से देखो कि इन्फ्लेशन मेजर करने का सबसे सुटेबल तरीका क्या है, तो उसमें जनरली सीपीआई को इंक्लूड किया जाता है, बिकॉज अल्टीमेटली कस्टमर के पास वो चीजें कितनी महंगी हैं, कितनी सस्ती है, इससे हमें इकोनॉमी और मार्केट का ज्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा, रेदर देन दैट कि होलसेलर के पास कितने में आ रहा है। बिकॉज अल्टीमेटली मार्केट होलसेलर के बेसिस पे नहीं चलता, कस्टमर के बेसिस पे चलता है कि कस्टमर क्या डिमांड कर रहे हैं। तो कस्टमर वाले स्टेज पे सीपीआई आता है, तो यहाँ पे इट इज क्वाइट मोर सुइटेबल, ठीक है, ये ज्यादा सुइटेबल आपको दिखता हुआ नजर आएगा। अब देखो यहाँ पे होलसेल प्राइस इंडेक्स और सीपीआई का ना मैंने पूरा ब्रेकडाउन डाल दिया हुआ है, सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज दी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। आई थिंक आप सभी को क्लियर दिख रहा होगा, ये क्या है सर, ये आपका मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स है और इसका वेटेज अप्रोक्सीमेटली 65% के आसपास में। प्राइमरी आर्टिकल्स का लगभग 20% के आसपास में। फ्यूल एंड पावर ओनली 15%, 14.91, ठीक है। दूसरी तरफ देखो फूड बेवरेजेस का कितना है सर, 45.86%, 46% के आसपास में, और बाकी चीजों का यहाँ पे बहुत कम है। तो एक चीज को हमेशा याद रखना कि फूड एंड बेवरेजेस आपको सीपीआई में बहुत ज्यादा वेटेज दिखाई देता हुआ नजर आएगा, और डब्ल्यूपीआई में मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का आपको बहुत ज्यादा वेटेज दिखाई देगा। सीपीआई के अंदर में सर आपके पास में सर्विसेज इंक्लूडेड है, हियर आर सर्विसेज इंक्लूडेड, राइट, ये इंक्लूडेड है। डब्ल्यूपीआई में सर सर्विसेज इंक्लूडेड नहीं है, ये डिफरेंस है। इस पे यूपीएससी ने 2022 में 23 में क्वेश्चंस पूछे हुए इन्फ्लेशन पे, इस तरीके के बेसिक डिफरेंसेस पे डब्ल्यूपीआई और सीपीआई को लेकर के, जो आप नॉर्मल लाइफ से भी रिलेट करते हुए नजर आ सकते हैं, ठीक है। आगे अगर अपन चलेंगे इसी को लेकर के, तो इन्फ्लेशन के कितने टाइप्स होते हैं, तो इन्फ्लेशन बेसिकली दो तरीके से मार्केट में बढ़ता है। अब इन दो तरीकों को अपने को समझना, एक होता है सर डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मतलब अगर मार्केट में डिमांड किसी चीज का बहुत बढ़ गया, अब आईफोन 17 प्रो आया, राइट, मार्केट में आईफोन 17 प्रो खरीदने वाले लोगों का बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गया, प्रोडक्शन ही कम है, तो कंपनी महंगी बेचेगी, तो वो आईफोन आपको बहुत महंगा मिलेगा, राइट। 2 साल बाद जब उस आईफोन का डिमांड कम हो जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट नए आईफोन्स आ चुके होंगे, पुराना वाला कोई नहीं ले रहा, या फिर डिमांड कम हो गया, तो कंपनी उसको सस्ते दाम पे बेचेगी। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन बहुत ही बड़ी चीज है। दूसरा सर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट के हिसाब से भी आपका जो प्रोडक्ट बनाया गया कॉस्टिंग ज्यादा है उसमें, तो वो महंगी बिकेगी, कॉस्टिंग कम है सस्ती बिकेगी। आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करोगे तो मार्केट का सुटेबिलिटी का फैक्टर है कि सर उसको सस्ते से सस्ते दाम पे लाओ, अच्छे क्वालिटी के साथ में, तो वो चल सकता है। ज्यादा अगर आपने कॉस्ट लगा दिया तो उसके फ्लॉप होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, है ना। ये सब बेसिक डायनेमिक्स है। जैसे मैं आपको अगर डिमांड पुल इन्फ्लेशन का एक सबसे बेस्ट एग्जांपल बताऊं,
कि डिमांड अगर किसी चीज का बढ़ता है तो उसमें महंगाई आ जाती है। अब ये सब जो यहाँ पे चीजें लिखी गई है तो आप ऐसे भी पढ़ लोगे, एकदम नॉर्मल तरीके से बता रहा हूँ। आप मुझे ये बताओ सर, डिमांड कब बढ़ेगा? कब डिमांड बढ़ेगा? सर डिमांड तब बढ़ेगा जब हम सभी के पास में पैसा आएगा। इफ वी हैव द मनी तो डिमांड बढ़ेगा। अगर मैं पैसा कमा रहा हूँ, मेरे पास में पैसा है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स को खरीदूंगा। अगर मैं बेरोजगार हूँ, पढ़ नहीं मतलब पढ़ाई कर रहा हूँ, कमा नहीं रहा हूँ, तो मेरे पास में पैसा नहीं है, मैं उसको इन्वेस्ट नहीं कर सकता। बट अगर हमारी जॉब लग गई, हम सभी कहीं ना कहीं काम करने लग गए, हम सबके पास पैसा, हम सब कुछ ना कुछ खरीदेंगे, तो जैसे ही पैसा आएगा मार्केट में वैसे ही डिमांड बढ़ेगा। जैसे डिमांड बढ़ेगा वैसे इन्फ्लेशन आ जाएगा। आई थिंक दिस मेक्स सेंस टू ऑल ऑफ यू। मैंने मॉनेटरी पॉलिसी वाली क्लास में भी यही समझाया था कि अगर सिस्टम में पैसा आता है, लोगों के हाथ में पैसा आता है, लोग उस पैसे से नई नई चीज खरीदने लगते हैं, मार्केट का डिमांड बढ़ता है और वो सामान महंगा बिक जाता है, मतलब उसका दाम बढ़ जाता है, वो महंगा होने लग जाता है। सो दैट इज हाउ यू सी कि वहां पे आपको डिमांड पुल इन्फ्लेशन दिखाई देगा। ठीक है, सो डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैसे होता है सर? कंज्यूमर का स्पेंडिंग बढ़ गया, क्यों? क्योंकि उसके पास में इनकम बढ़ गया, या फिर उसके पास में मनी सप्लाई बढ़ गया। इनकम मतलब मनी बढ़ गया, ऑब्वियस सी बात है, राइट। दूसरा आपको दिखाई देगा गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट बहुत पैसा इन्वेस्ट कर रही है मार्केट में, रियल एस्टेट सेक्टर में, हेल्थ में, वेलफेयर में, अलग अलग प्रोजेक्ट्स लेकर के आ रही है, अलग अलग कंपनियां बन रहा है, बहुत लोगों को रोजगार मिल रहा है। जो लोगों को पैसा नहीं मिल रहा था पैसा मिलने लगे, वो लोग सामान खरीदने लग गए, डिमांड बढ़ गई, इन्फ्लेशन आ गया। लॉट ऑफ फैक्टर्स, मतलब पूरी कहानी का जड़ यही है कि सर पैसा मार्केट में हमने इन्फ्यूज कर दिया, पैसा डाल दिया मार्केट में, डिमांड बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन आ रहा है। ठीक है, यानी कि इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट यानी कि पैसा मार्केट में आ रहा है। ठीक है, हमने मॉनेटरी पॉलिसी को एक्सपेंशनरी कर दिया, मतलब हमने ज्यादा पैसा डाल दिया, यानी कि अब पैसा लोगों को लोअर इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है। अगर मेरे को कम दाम पे लोन मिले तो मैं उस लोन को लेकर के घर बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, चार चीजें करूंगा, गाड़ी खरीदूंगा, क्योंकि मुझे सस्ता लोन मिल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं मार्केट में पैसा आएगा तो डिमांड बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन आएगा। बस वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। यानी कि अगर सिंपल टर्म्स में बताएं, सो टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, बहुत पैसा है और वो बहुत सारा पैसा किसके पीछे बढ़ा हुआ है? कुछ कीमती प्रोडक्ट्स, कुछ कम प्रोडक्ट्स के पीछे। प्रोडक्ट्स कम है, पैसा ज्यादा है, तो प्रोडक्ट का दाम बढ़ गया अचानक से, है ना, डिमांड बढ़ गया बिकॉज उसका। तो एक तो आपका ये हो गया सर, दिस इज द डिमांड पुल इन्फ्लेशन। दूसरा पे आता है सर, दिस इज द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है सर, कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जब उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही बढ़ गया। अब सपोज करो मुझे यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए कोर्स बनाना है, अब उस कोर्स में मैं बहुत ही तिगड़म लोग को लेकर के आ रहा हूं, उनका करोड़ों का पैकेज है, लाखों का पैकेज है, तो मेरा जो कोर्स आना था एस्पिरेंट के लिए, जो प्रोडक्ट था, राइट, उसका दाम बहुत बढ़ गया है। अब वो कोई भी बच्चा अफोर्ड नहीं कर पाएगा। सो व्हाट इज द बेस्ट सुटेबल मेथड? हम उन लोगों के साथ जुड़, जिनके पास में क्वालिटी अच्छा है, कंटेंट अच्छा है, दे आर हाईली एनर्जेटिक, राइट, उन्होंने अच्छे एक्सपीरियंसेस एग्जाम्स के, एंड टेक देम, इंक्लूड देम, जो इस नेचर से आ रहे हैं कि मुझे एस्पिरेंट्स के लिए कुछ अच्छा करना है। तो प्रॉफिट लॉस हटा करके वी कैन डू समथिंग मच बेटर फॉर द एस्पिरेंट्स। एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूं, अगर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का आपने कॉस्ट ही बढ़ा दिया तो फिर वो बहुत महंगी बिकेगी मार्केट में, और उससे मतलब चांसेस है कि उसमें इन्फ्लेशन आएगा, चांसेस के इन्फ्लेशन आएगा ही आएगा, राइट। सो दैट इज द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। क्यों होता है सर? अब दाम कैसे बढ़ गया? वेजेस, लेबर कॉस्ट, मैं बहुत महंगे फैकल्टीज ला रहा हूं, बहुत ही ज्यादा उनका चार्ज है, कहां से आएगा, राइट। नेक्स्ट है सर प्राइसेस, जो रॉ मटेरियल का है। अब मैंने बहुत ही महंगा एकदम एलईडी लगवा दिया, स्क्रीन इस पे 3 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया, ये लगवा दिया, वो लगवा दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कर दिया, ठीक है। टैक्सेशन, गवर्नमेंट ने टैक्सेशन ज्यादा लगा दिया, कोई भी चीज प्रोड्यूस हो रहा है उस पर टैक्स लग जा रहा है, वो महंगी बिक रही है। तो ये सब ऐसे कुछ फैक्टर्स है जिससे क्या होता है, कॉस्ट बढ़ गया उस सामान का, उसके कारण मार्केट में महंगाई आ गई, है ना। तो आपको पता चल रहा है सर। अच्छा, और कितने प्रकार के इन्फ्लेशन होते हैं फटाफट फटाफट देखेंगे इस पर्टिकुलर स्लाइड में, आपको सभी प्रकार के इन्फ्लेशन से पता चल जाएगा। क्रीपिंग का मतलब क्या होता है? रेंगना, मतलब बहुत धीरे धीरे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, यानी कि 3% से ज्यादा बढ़ ही नहीं रहा, राइट, यानी कि ठीक है, ग्रोथ के लिए सही है, अच्छा हल्का हल्का इन्फ्लेशन आना चाहिए। वॉकिंग इन्फ्लेशन मतलब सर वो वॉक कर रहा है, पहले रेंग रहा था अब चल रहा है वो, यानी कि 3 से 7% तक आ रहा है। इट इज मॉडरेट, मैनेजेबल है, लेकिन इसको मॉनिटर करने की आवश्यकता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज रनिंग इन्फ्लेशन, सर बहुत तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, 10 से 20% रैपिड है, ये आपकी इकोनॉमी को डिस्टॉर्ट कर सकता है, सब कुछ खत्म कर सकता है। उसके आगे दिखाई देगा गैलोपिंग इन्फ्लेशन, बहुत ज्यादा, मतलब 20% से 100% तक चला गया, मतलब पूरे तरीके से आपका मार्केट अनस्टेबल हो गया है, परचेजिंग पावर खत्म हो गया है, लोग 1 किलो दूध खरीद रहे हैं 10-10 हजार रुपए में, मतलब 10 हजार रुपए, जो मतलब पहले जो 30 रुपए का दूध का पैकेट आता था वो 10 हजार में लोग खरीद रहे हैं, मतलब उस पैसे की कमाने की चीजों को खरीदने की शक्ति इतनी गिर गई है, द परचेजिंग पावर हैज बीन इरोडेड। और नेक्स्ट आपको दिखाई देगा हाइपर इन्फ्लेशन, बताने की आवश्यकता नहीं है सर, इकोनॉमी कोलैप्स हो जाती है ऐसे इन्फ्लेशन में, है ना। तो इस तरीके से आपको इन्फ्लेशन दिखाई देगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन है सर,
इन्फ्लेशन जो है वो कितने से कितने परसेंट होना चाहिए, व्हाट इज द मॉडरेट नंबर, कोई मुझे बताएगा, फटाफट बताओ कमेंट बॉक्स में, क्या कितना है मॉडरेट नंबर इन्फ्लेशन का, ठीक है, इफ यू नो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। दूसरा आपको दिखाई देगा सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन, वही बात है सर, सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, आपका जो सप्लाई साइड है उस पर एक बहुत ही बड़ा इंपैक्ट पड़ा है, सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके क्रूड ऑयल प्राइसेस के दाम बढ़ गए, अब आप खुद सोचो सर, जो तेल है उसका दाम बढ़ गया, अब ऑयल ऐसा चीज है ना सर जिससे पूरी इकोनॉमी ड्राइव्ड है। अब आप देखो तो लोग ट्रकों में सामान लेकर के जाते हैं, तो इंडिया में जो भी सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता होगा उसका दाम ऐसे भी बढ़ गया, क्यों, क्योंकि इन जनरल तेल का दाम बढ़ गया। तो आप हमेशा देखते होंगे जब भी ऑयल प्राइसेस बढ़ते होंगे उससे आपके एग्रीकल्चर प्राइसेस, राइट, और जितनी भी चीजें ये सब बढ़ते हुए नजर आते हैं, क्यों, क्योंकि जैसे ही तेल का दाम बढ़ा, अब अगर मुझे बिहार से एक क्रॉप है, राइट, उसको लेकर के गुजरात पहुंचाना है, अब उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गया, सामान पर महंगा हो गया। मतलब ये कैसे हुआ, बिकॉज ऑफ द सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन, एक ऐसी चीज जो बढ़ गई जिसके कारण बाकी सभी चीजों में डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अब सर सूखा पड़ गया, अगले साल बारिश आया नहीं, अब बाई ऑब्वियस है सर, बट ऑब्वियस है कि वहां पे जो सामान है, जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, उसका दाम बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि इस बार प्रोडक्शन हुआ नहीं, जो पिछले साल था या जो थोड़ा मोड़ा प्रोडक्शन हुआ वही बचा हुआ है, क्योंकि सप्लाई साइड में आपको शॉक देखने को मिलता है। तो इस तरीके से एक तो आपको सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन भी दिखाई देगा, एक और टर्म आपको दिखाई देगा स्ट्रक्चरल और बोटल नेक इन्फ्लेशन। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन मतलब पता है क्या है, मतलब एक ऐसा सिचुएशन जहां पे आपकी इकोनॉमी का जो कोर स्ट्रक्चर है वो हिल गया है। कैसे हिल गया, मतलब हमारी इकोनॉमी में काम करने वाले जो लोग हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। अब प्रोडक्टिविटी ही कम है तो वो आउटपुट कम ला रहे हैं, मार्केट में डिमांड है, चीजें महंगी बिक रही है। ये बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज के साथ होता है, किसके साथ होता है सर, ये बेसिकली जो पुअर कंट्रीज हो एक तो उनके साथ होता है, या फिर जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं उनके साथ होता है, राइट। जैसे इंडिया के साथ भी बेसिकली प्रॉब्लम देखने को मिलता है, जब आपके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे नहीं है, आपके पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम। अब एग्जांपल देखो, राइट, आपके यहाँ पे कुछ लोग हैं भुखमरी से मर रहे हैं, अब आपका इसका रीजन सुनो। रीजन ये है सर कि जो स्टोरेज में उस खाने को रखा गया पेरिशेबल गुड्स, मतलब वो जो खाना रखा गया जो समय के साथ पेरिशेबल खराब हो सकता है, वो स्टोरेज सिस्टम में इतना पुअर है कि वहां पे आपका खाना रखे रखे खराब हो गया, जब भुखमरी पड़ी तो आप वो खाना लोगों तक पहुंचा ही नहीं पाए। रीजन क्या था सर, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ही खराब था। मतलब कहीं ना कहीं दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल या फिर बोटल नेक इन्फ्लेशन, आपका स्ट्रक्चर ही हिला हुआ, उसके कारण चीजें खराब हो गई और मार्केट में चीजें महंगी बिक रही है। इन सभी के यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, आप इसको रीड कर सकते हो। इसका इसका एक्चुअली क्या है सर, तो इन्फ्लेशन अगर आपको क्विकली पकड़ना है तो उसके लिए आपको जो इकोनॉमी के स्ट्रक्चर का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है तो इंफ्रास्ट्रक्चर फटाफट बिल्ड करो, तभी जाकर के उस तरीके से वो चीजें सेव कर पाओगे, तो मार्केट में महंगी नहीं बिकेगी। आप सेव ही नहीं कर पाए, वो चीज खत्म हो गई, अब मार्केट में उसका दाम डिमांड ज्यादा है, महंगी बिक रही है, तो वो स्ट्रक्चरल इश्यूज बेसिकली नहीं आएंगे, ठीक है। एक है सर एक्सपोर्टेड इन्फ्लेशन, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब कोई चीज बाहरी देश से आई आपके देश में और वो महंगी आई, तो ऑब्वियस सी बात है उससे कोई भी चीज आप अपने देश में बनाओगे महंगी बिकेगी। अब जैसे एक ऑयल का एग्जांपल ले लो, अब अगर सपोज करो सेंट्रल एशियन कंट्री में ऑयल महंगा हो गया और ऑयल आप इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है ऑयल पे डिपेंड होने वाली जितनी भी चीजें हैं उस पर आपको इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा, सीधी सी बात है ना। यानी कि राइज इन द क्रूड ऑयल प्राइसेस, अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस में ग्लोबल राइज देखने को मिलता है तो आपकी जो डोमेस्टिक फ्यूल के प्राइसेस है उसमें भी राइज देखने को मिलेगा, और इस फ्यूल पे डिपेंड करने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सभी के भी प्राइसेस में आपको राइज देखने को मिलेगा। तो ये क्यों हुआ, बिकॉज फॉरेन कंट्री से ही इंपैक्ट आ रहा था, वही ट्रिगर कर गया आपके देश में, दैट इज द रीजन व्हाई इन्फ्लेशन में आपको ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला, है ना। अच्छा, एक होता है सर हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन यूपीएससी में पूछा गया और बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको अगर एक शब्द में बोलूं हेडलाइन इन्फ्लेशन और कुछ भी नहीं है, सीपीआई है, तो यही आपका आंसर है, प्लीज नोट दिस डाउन। तो फिर सर सीपीआई है मतलब जो कंज्यूमर के पास कोई चीज महंगी बिक रही है उसी को हमने हेडलाइन इन्फ्लेशन कहा है। तो फिर इसका नाम हेडलाइन इन्फ्लेशन क्यों है, क्योंकि न्यूज़ेस में हमेशा यही हेडलाइन में रहता है कि हमारी जो इन्फ्लेशन रेट है वो 6% हो गया, 7% हो गया। कैसे पता चल रहा है कि 6 हुआ या 7 हुआ है, हमने इसको कंज्यूमर के बेसिस पे आके चेक किया कि अच्छा कंज्यूमर ने इस प्रोडक्ट को खरीदा, एक पार्ले जी की बिस्किट खरीदा, कुछ भी, मैंने सपोज को एक जनरल सा फोन खरीदा, अब ये फोन कंज्यूमर एंड पे मुझे इस साल इतने का पड़ा, पिछले साल इतने का अवेलेबल था, कोई भी चीज हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक प्राइसेस तो वैसे ही बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, बट आई एम टेलिंग दिस इन जनरल टू एनी प्रोडक्ट, तो आपको हमेशा पता चलेगा, उससे हम न्यूज़ेस में बताते हैं कि सर कितना इन्फ्लेशन रहा है, तो इसलिए इसको अपन हेडलाइन इन्फ्लेशन भी कहते हैं। वैसे है कुछ नहीं, इट इज जस्ट दी सीपीआई, बस, और कुछ भी नहीं है।
यानी कि इसके अंदर में सीपीआई में फूड और एनर्जी इंक्लूडेड था तो हेडलाइन इन्फ्लेशन में फूड एंड एनर्जी भी आएगा, सीपीआई में सर्विसेज इंक्लूडेड था तो हेडलाइन इन्फ्लेशन में सर्विसेज भी आएगा। जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो पूरा पूरा सीपीआई है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। यानी कि एक्चुअली बताता है कि लोगों का कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, लोग कितना अफोर्ड कर पा रहे हैं, कितनी महंगी चीजें मिल रही हैं, ये आपको यहाँ पे बताते हुए नजर आता है। बहुत ही वॉलेटाइल है क्योंकि फूड और एनर्जी जैसी चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड है। सीपीआई इसलिए वॉलेटाइल होता है, फूड प्राइसेस बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज होते हैं। इस मतलब अभी 2 महीने पहले बाढ़ आ गया, प्रोडक्शन नहीं हुआ, चेंज हो गया है, 4 महीने बाद अच्छा क्लाइमेट दिखा, कुछ बहुत अच्छा प्रोड्यूस हो गया, प्राइसेस कहीं ना कहीं कंट्रोल में आ गया। तो जो आपका फूड है ना और जो आपका फ्यूल है, इसके प्राइसेस बहुत ही स्पीड में फ्लक्चुएट करते हैं। दैट इज द रीजन व्हाई इसको अपन बहुत ही वॉलेटाइल वाले सिचुएशन में रखते हुए नजर आते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या दिखाई देगा, इफ सीपीआई इन्फ्लेशन फॉर अ मंथ इज 6.5%, अगर एक महीने में आपका जो सीपीआई है, मतलब मार्केट में जो कस्टमर के पास इन्फ्लेशन कोई भी चीज मिल रही है वो 6.5% महंगी मिल रही है, इसका मतलब ये है कि उसका हेडलाइन इन्फ्लेशन भी यही है। इसका नाम हेडलाइन इसलिए क्योंकि न्यूज में हेडलाइन में रहता है हमेशा, ये हमेशा न्यूज में रहता है, इसलिए इसको अपन हेडलाइन इन्फ्लेशन भी कहते हैं। यानी कि अगर अपन फूड और फ्यूल को हटा देंगे, अगर हम फूड और फ्यूल को हटा देंगे तो वो हो जाएगा सर कोर इन्फ्लेशन। ऑलवेज रिमेंबर दैट विल बी कोर इन्फ्लेशन, क्योंकि कोर इन्फ्लेशन वैसा इन्फ्लेशन जिसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं देखने को मिलता है। तो अगर आपने सिर्फ फूड और फ्यूल को हटा दिया तो अप्रोक्सीमेटली 4.8% के आसपास में इन्फ्लेशन है। अब इसको अपन बोलेंगे कोर इन्फ्लेशन। क्या बोलेंगे इसको हम? इसको हम बोलेंगे सर कोर इन्फ्लेशन। दिस शुड बी वेरी क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, ठीक है। तो कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? ये बेसिकली बताता है कि फूड और फ्यूल को हटाने के बाद में आपके पास में क्या इन्फ्लेशन है। क्यों? क्योंकि फूड और फ्यूल इसके प्राइसेस बहुत ही वॉलेटाइल है, ऊपर नीचे होते रहते हैं। इसको हटा दो, आपको पता चलेगा मार्केट में कोर इन्फ्लेशन क्या है, फूड और फ्यूल को हटा करके। यही चीज यहां पे लिखा हुआ है ना। अब रिफ्लेशन और स्टैगफ्लेशन जैसे आपको कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है। एक काम करता हूं मैं एक ना इमेज यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं सो दैट आई कैन एक्सप्लेन थिंग्स इन ए मच better manner to all of you, right? I had that image particularly with me. Let me draw this with this particular image, right? जैसे सपोज करो यहां से कहानी यूं उठी है, यूं ऊपर गई और ऐसे नीचे आ रही, ठीक है। अब देखो इसको कैसे बोला गया, ये एक जनरल प्राइस रेंज है, इसके नीचे अगर कोई चीज गया इसको अपन बोलते हैं डिप्रेशन। क्या बोलते हैं इसको सर? हम इसको बोलते हैं डिप्रेशन, सीधी सी बात है। डिप्रेशन से जब कहानी ऊपर उठ रही है तो इसको अपन बोलते हैं रिफ्लेशन। क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस एज दी रिफ्लेशन, ठीक है। मतलब ये पहले ये डिप्रेशन में था, जीरो के नीचे था, डिप्रेशन में था, अब यहां से हमारी इकोनॉमी ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, इसको अपन रिफ्लेशन कहते हैं। यहां तक रिफ्लेशन है, ये जनरल ट्रेंड के ऊपर जैसे आप गए तो अब ये इन्फ्लेशन हो गया। क्या हो गया? इन्फ्लेशन। अब यहाँ पे चीजें आपको महंगी बिकने लग गई, दिस इज कॉल्ड एज दी इन्फ्लेशन, ठीक है। अब इन्फ्लेशन में जब आप कंट्रोल कर रहे हो, जब आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहे हो, प्राइस रेट को कंट्रोल कर रहे हो, तो आप इसको बोलोगे डिसफ्लेशन। इसको क्या बोलोगे आप इसको बोलोगे डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन मतलब आपने इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करने की कोशिश किया, और इसको हम बोलेंगे सर डिफ्लेशन। क्या बोलेंगे इसको? इसको हम बोलेंगे डिफ्लेशन। यानी कि इस तरीके से मार्केट का पूरा इकोनॉमी काम करता हुआ नजर आएगा। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो जैसे ये एक प्रोडक्ट है, मतलब कोई भी सामान इस ट्रेंड पे खड़ा है, अब एकदम से उसकी सामान का जो दाम है वो गिरने लग गया, मार्केट क्रैश करने लग गया, यानी कि आप बोलोगे सर डिप्रेशन में आ गए। अब डिप्रेशन से आप चीजों को इंप्रोवाइज कर रहे हो, इंप्रूव कर रहे हो, बाउंस बैक कर रहे हो, इसको हम बोलते हैं सर रिफ्लेशन। क्या बोलेंगे? रिफ्लेशन। रिफ्लेशन मतलब आप जीरो वाले स्टेज पे आ गए, अब चीजें महंगी बिक रही हैं, तो वो इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन में कैसे भी इन्फ्लेशन हो, क्रीपिंग है, रनिंग है, वॉकिंग है, गैलोपिंग है, वो सब अलग बात है, उसके पेस पे डिपेंड करता है। आपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग तरीके लगाए, दिस कॉल्ड डिसइन्फ्लेशन, और बाद में जब डिसइन्फ्लेशन के भी नीचे रेट जाने लग गया, नेगेटिव हो गया, तो उसको अपन डिफ्लेशन कहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रिफ्लेशन मतलब क्या होता है? यानी कि आप डिप्रेशन से चीजों को बाउंस बैक करो, इसको अपन बोलते हैं वी कॉल दिस दी रिफ्लेशन, ठीक है। अब देखो रिफ्लेशन मतलब क्या होता है? एक ऐसा सिचुएशन जब क्या होता है, गवर्नमेंट जो है वो कोशिश करती है कि हम अनएम्प्लॉयमेंट को कम करें और मार्केट को डिमांड मतलब डिमांड में मार्केट मतलब डिमांड को मार्केट में बढ़ाएं। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं बेरोजगार हूं तो मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास डिमांड नहीं है। गवर्नमेंट ने कल मुझे एक जॉब दे दिया, मुझे सैलरी मिलने लग गई, मेरे डिमांड्स बढ़ गए, मैं चीजों को खरीदने लगा, यानी कि मार्केट में महंगाई आई। यही तो हम चाह रहे हैं। ये इतना डिप्रेशन में आ गया कि भाई थोड़ा तो रेट बढ़े, महंगाई थोड़ा तो आए, यानी कि हमने क्या कर दिया, मार्केट में जॉब दे दिया। जॉब जैसे मिला, सैलरी आना स्टार्ट हुआ, डिमांड बढ़ा, हमें सामान को खरीदना स्टार्ट कर दिया। दैट इज समथिंग वी कॉल एज द रिफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन एक बहुत ही कमाल का सिचुएशन है, एकदम उल्टा है।
स्टैगफ्लेशन एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे आपकी बेरोजगारी और इन्फ्लेशन दोनों बढ़ रहा है। पहले इस चीज को समझो, बेरोजगारी और इन्फ्लेशन एक साथ नहीं बढ़ सकता, ठीक है। यही आपका फिलिपींस कर्व, मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगा। अगर मैं बेरोजगार हूं, ठीक है, तो मेरे डिमांड्स नहीं है, तो मैं कोई सामान खरीद नहीं रहा, यानी कि मार्केट में महंगाई भी नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर मैं रोजगार हूं, मुझे सैलरी मिल रहा है, अब मैं कुछ भी सामान खरीदने जाऊंगा, डिमांड बढ़ रहा है, उसका प्राइस भी बढ़ रहा है, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मैं कहूं कि सर मैं बेरोजगार भी हूं, मतलब मेरे पास पैसा भी नहीं है और फिर भी मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, वो अपोजिट है या नहीं है। मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं सामान खरीदने जाऊंगा ही नहीं, तो मार्केट में तो महंगी मिलना ही नहीं चाहिए। मेरे पास तो पैसा नहीं है, अब मैं खरीद भी नहीं रहा फिर भी महंगा मिल रहा है, एकदम अपोजिट है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। जनरली क्या होता है, मेरे पास पैसा है, मैं सामान खरीदने गया, अब वो महंगी बिक रही है, वो समझ में आया। अब मेरे पास पैसा भी नहीं है और फिर भी मार्केट में डिमांड भी नहीं है, फिर भी सामान महंगा बिक रहा है, इसको अपन बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। कंप्लीटली कॉन्ट्राडिक्टरी कॉन्सेप्ट है, फिलिपींस कर्व को नहीं मानता है। मैं आपको फिलिपींस कर्व अभी एक्सप्लेन करूंगा विद इन 5 मिनट्स। तो कॉन्ट्राडिक्टरी है, यानी कि क्या बोलता है, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों बढ़ते जा रहे हैं। ये फिलिपिन कर्व्स की थ्योरी को कहीं ना कहीं क्या मना करता है। और स्टैगफ्लेशन के ऊपर में काफी बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ, ट्रस्ट मी, बहुत सारे बच्चे स्टैगफ्लेशन में कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। एक होता है सर स्क्यूफ्लेशन। स्क्यूफ्लेशन भी बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है। स्क्यूफ्लेशन का मतलब पता है क्या? स्क्यूफ्लेशन का मतलब होता है एक ऐसा सिचुएशन जहां पे इन्फ्लेशन जो है इट इज नॉट यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कुछ चीजों का दाम बढ़ गया है, बाकी चीज नॉर्मल चल रहा है, इसको बोलते हैं स्क्यूफ्लेशन। मतलब जनरली अपन देखते हैं महंगाई आती है मार्केट में तो सब चीजों में आती है, रेयरेस्ट ऐसा होता है सर कि महंगाई एक ही चीज में दिख रही है, बाकी चीज में नहीं दिख रही। अब इसके बहुत सारे फैक्टर है, या तो वो चीज महंगी बिक रही है मार्केट में, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगा है, या फिर वो चीज का डिमांड बढ़ गया। मतलब जनरली मार्केट में प्राइस सब सेम है, एक प्रोडक्ट का या कुछ प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ गए, इसको अपन बोलते हैं स्क्यूफ्लेशन। क्या बोलेंगे हम इसको? स्क्यूफ्लेशन। मतलब इसमें क्या होता है सर, ये बेसिकली इंडिया में देखने को मिला 2009-10 के आसपास में, व्हेन फूड प्राइस इन्फ्लेशन क्रॉस 20% व्हाइल नॉन फूड प्राइस रिमेन स्टेबल। फूड प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे और नॉन फूड प्राइसेस नीचे थे, राइट। और ये भी बहुत, मतलब सही में 20% बहुत ज्यादा होता है, राइट, इतने बढ़ गए थे, इसको अपन स्क्यूफ्लेशन कहते हैं। बस बेसिक से टर्म्स से सुनते चलना है, ध्यान में रखना है। अब ये है सर फिलिपींस कर्व जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है। देखो जो मैंने आपको स्टोरी बताया ना, पूरा इन्फ्लेशन का पूरा फिलिपींस कर्व है। देखो इस कर्व में क्या देखने को मिलेगा, ये है आपका अनएम्प्लॉयमेंट, सीधी सी बात है। सर यहाँ पे आपको दिख रहा है इन्फ्लेशन। अब इस कर्व में आपको क्या पता चल रहा है कि सर जब मेरा इन्फ्लेशन रेट ऊपर है, इन्फ्लेशन हाई है, तो इस टाइम पे बेरोजगारी दर कम है। मतलब 3% लोग बेरोजगार है, यानी कि सबके पास में नौकरी है, यानी कि सब पैसा मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि डिमांड बढ़ गया, यानी कि चीज महंगी बिक रही है। 5% इन्फ्लेशन। अब देखो बाहर जाते रहो, अब देखो यहाँ पे सर इम्प्लॉयमेंट, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी, वो 6% हो गया। बहुत लोग बेरोजगार है मार्केट में, लॉट ऑफ पीपल आर अनएम्प्लॉयड, बहुत लोग बेरोजगार है 6% के आसपास में। किसी के पास पैसा नहीं है, कोई मार्केट में डिमांड नहीं है, कोई सामान खरीदने नहीं जा रहा, डिमांड नहीं है, यानी कि सामान सस्ता बिक रहा है। देखो 2% इन्फ्लेशन, सही बात है ना। मतलब जैसे पैसा आ रहा है वैसे ही डिमांड बढ़ रहा है, वैसे ही सामान महंगी बिक रही है। यही तो आपका फिलिपींस कर्व। अब आप याद करो स्टैगफ्लेशन में क्या था कि सर अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है और इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, उल्टा। जबकि उल्टा होता है कि जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो इन्फ्लेशन घटता है, मैं बेरोजगार हूं तो मैं सामान कहां से खरीदूंगा। तो ऐसा आपको स्टैगफ्लेशन में दिखता हुआ नजर आएगा। यही है आपका फिलिपींस कर्व, इसमें और कुछ भी नहीं है। बस आप इसको रीड करोगे, बाकी मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहां से इसको फटाफट रीड कर सकते हो। अच्छा एक कॉन्सेप्ट आता है सर जीडीपी डिफ्लेटर एंड बेस ईयर, ठीक है। बहुत ज्यादा मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज जब मैं जीडीपी पढ़ाऊंगा तब इस कॉन्सेप्ट पे अपन आएंगे, ठीक है, वहां पे आपको और अच्छे समझ में आएगा। बस आप ये समझ जाओ, जब भी हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी कैलकुलेट करते हैं ना, तो हम कहते हैं ना कि हमारे देश की जीडीपी बढ़ गई, जीडीपी बढ़ गई, जीडीपी बढ़ गई। उसमें ना एक ट्रैप होता है। ट्रैप क्या होता है? हो सकता है सर कि प्रोडक्शन उतना ही हो रहा हो आज जितना प्रोडक्शन आज से 5 साल पहले हो रहा था, जितना 5 साल पहले प्रोडक्शन हो रहा था उतना प्रोडक्शन आज भी उतना ही हो रहा है। फर्क ये है सर कि 5 साल पहले चीजों के प्राइसेस कम थे, इन्फ्लेशन कम था, तो टोटल आउटकम भी कम आता था। अभी भी हम उतना ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट हर चीज का प्राइस बढ़ गया है, तो हमारा टोटल आउटकम ज्यादा आ रहा है। तो हमें देख के लग रहा है देखो हमारी जीडीपी कितनी बढ़ गई। पता चल रहा है भैया प्रोडक्शन आपका उतना ही है, महंगाई के कारण आपकी जीडीपी बढ़ गई है। तो उसको हटा करके आपकी नेट जीडीपी कितनी है, महंगाई को हटा करके एक्चुअली में आपका कितना प्रोडक्शन रहा है, उन चीजों को मेजर करने के लिए अपन ये क्या बोलते हैं, बेस इफेक्ट और जीडीपी डिफ्लेटर का यूज करते हैं। मैं आपको उन क्लासेस में बताऊंगा जब मैं आपको जीडीपी एक्सप्लेन करूंगा कि बेसिकली बेस इफेक्ट का मतलब क्या होता है। आपको बेस इफेक्ट एकदम बेसिक्स बताता हूं। बेस इफेक्ट पता है क्या करता है? बेस इफेक्ट आपको एक बेस देता है जहां से आप कंपेयर करो कि आपका इन्फ्लेशन कितना है। बहुत ही सिंपल है। मैं बोल रहा हूं सर महंगाई बढ़ गई है,
तो मैं किस सेंस में बता रहा हूं, मतलब मैं कब से कंपेयर कर रहा हूं, क्या मैं पिछले साल से कंपेयर कर रहा हूं कि चीजें महंगी हैं, या मैं 10 साल पहले से कंपेयर कर रहा हूं, मेरा वो बेस क्या है जहां से मैं कंपेयर कर रहा हूं कि महंगाई बढ़ी है या घटी है। इसी को अपन बोलते हैं बेस इफेक्ट। मतलब क्या है सर, द इंपैक्ट ऑफ प्रीवियस ईयर इन्फ्लेशन रेट, जो कि आपका बेस है जिससे आप कंपेयर कर रहे हो, इसी पॉइंट से आप कंपेयर कर रहे हो, ऑन द करंट ईयर कैलकुलेटेड इन्फ्लेशन रेट, पिछले साल से भी क्या है, दैट इज द बेस इफेक्ट, है ना। मतलब आप ये समझ जाओ, अगर मैं हाई बेस कह रहा हूं, अगर हाई बेस है इसका मतलब ये है कि जो प्राइसेस है राइट, वो पिछले साल कम थे। अगर मैं कहूं हाई बेस राइट, नहीं, हाई बेस का मतलब है प्राइसेस पिछले साल ज्यादा थे। देखो इसको, इफ द प्राइस इंडेक्स रोज शार्पली लास्ट ईयर देन द बेस इज हाई। हाँ, सीधी सी बात है। अब इस चीज को समझो, अगर पिछले साल महंगाई बहुत बढ़ गई थी तो इस साल तो कम ही बढ़ेगी, तो मैं बोलूंगा महंगाई तो कम है। क्यों कम है? क्योंकि पिछले साल ज्यादा बढ़ी गई थी। अभी समझो, इसको एग्जांपल के साथ बता रहा हूं। देखो यहाँ पे एग्जांपल ऐड किया है, जैसे 2024 में है ना, एक चीज 100 रुपए का मिल रहा था, ठीक है जी, तो हमने बेस मान लिया 2024 को। अब 2025 में वही चीज मिल रहा है सर 110 रुपए का, तो हम कह रहे हैं कि यार देखो महंगाई 10% बढ़ गई, मतलब 10% सामान बढ़ा, महंगाई कितना हो गया, 10% बढ़ गया। अब चूंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत इन्फ्लेशन है, यहाँ पे इन्फ्लेशन क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब उसके अगले साल 2026 में 112 रुपए का सामान मिल रहा है, तो अब टेक्निकली बोलोगे कि सर इस साल तो इन्फ्लेशन बहुत कम है, ओनली 1.8%, क्योंकि पिछले साल से तो 2% बढ़ा है। पिछले साल से 2% क्यों? क्योंकि सर पिछले साल का जो आपका बेस था ना, जिससे आप महंगाई कैलकुलेट कर रहे हो, ये बेस बहुत हाई है। तो अगर आपका बेस हाई होगा तो आपका जो इन्फ्लेशन होगा वो कम होगा, सीधी सी बात है। देखो यहाँ पे बेस हाई है, अब 2 ही रुपए आपको लग रहा है कि बढ़ा हुआ, लेकिन आप टेक्निकली देखो तो 2 साल पहले तो 100 रुपए का था, 12 रुपए बढ़ गया है, लेकिन आपका बेस पिछले साल का हाई है। अब अगर उल्टा होता सर, पिछले साल जैसे 100 रुपए का था, अब इसके बाद यहाँ पे 102 रुपए की चीज मिल रही होती, यानी कि बेस कम होता और अब वो 112 की मिल गई, तो आपको क्या पता चलता है कि सर बेस कम है तो इन्फ्लेशन ज्यादा है। मतलब ये, मतलब सिंपल सी बात है सर कि अगर पिछले साल ही महंगाई बहुत बढ़ गई थी और आप उससे कंपेयर कर रहे हो, तो इस साल कितनी भी बढ़े आपको कमी लगेगी, क्योंकि पिछले साल ही बहुत बढ़ गया था। गोल्ड प्राइस देख लो ना, कितना गोल्ड का प्राइस बढ़ गया, अब अगले साल कितना ही बढ़ जाएगा। आप बोलोगे हाँ पिछले साल के कंपैरिजन में तो थोड़ा सा ही गोल्ड प्राइस बढ़ा है, लेकिन टेक्निकली देखो जाकर के पिछले साल जो आपका बेस है जिससे आप कंपेयर कर रहे हो, उस साल कितना ज्यादा बढ़ गया है। इस साल के स्टार्टिंग में गोल्ड का जो प्राइस था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 80-85,000 रुपीज पर 10 ग्राम राइट, और अभी वो बढ़ते बढ़ते 1,12,000 1,15,000 तक चला गया। मैं 22 कैरेट गोल्ड की बात कर रहा हूँ, 24 कैरेट तो और महंगा है राइट, वो मैं सोच भी नहीं रहा, ठीक है। तो इस तरीके से बेस इफेक्ट से आपको एग्जैक्टली पता चलता है कि इकोनॉमी का क्या सीन है। तो आखिरकार में जैसे ही सर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो उसके इंपैक्ट इकोनॉमी में अलग अलग जगह पे बढ़ेंगे। फटाफट बता रहा हूं, क्रेडिटर, अब जो इंसान पैसा दे रहा है राइट, उसको क्या होगा, तो सर उसको नुकसान पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि चलो मैं तुम्हें 100 रुपए देता हूँ, ठीक है, मैंने तुम्हें बोला कि चलिए तुम्हें पैसे चाहिए ना, मैं तुम्हें 100 रुपए देता हूँ, चलो अब ये 100 रुपए तुम मुझे 6 महीने बाद लौटाना। 6 महीने बाद तुमने मुझे 100 रुपए लौटाए भी, लेकिन 6 महीने पहले महंगाई कम थी, 6 महीने बाद महंगाई बढ़ गई, तो कहने के लिए तुमने मुझे 100 रुपए लौटा दिए, बट वो 100 रुपए का परचेसिंग पावर तो कम है, यानी कि मैं तो नुकसान में हूं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, राइट। मैंने आपको 6 महीने पहले 100 रुपए दिया, 6 महीने पहले मैं 100 रुपए से 2 किलो प्याज खरीद रहा था, अब 6 महीने बाद इस 100 रुपए से मैं बस 1.5 किलो ही खरीद पा रहा हूं। तो कहने के लिए आप तो बोलोगे देखो तुमने मुझे 100 रुपए दिया था, मैंने तुम्हें लौटा दिया, तुमने मुझे लौटा भी दिया, लेकिन मेरे लिए तो वो लॉस है, क्योंकि अब ये 100 रुपए का टेक्निकली देखो परचेसिंग पावर कम हो गया, अभी 100 रुपए के बराबर खरीद ही नहीं रहा जो जैसे 6 महीने पहले खरीद रहा था, तो इसके लिए लॉस है। लेकिन जो पैसा ले रहा है उसका तो बेनिफिट है ना, यानी कि आपको यही बेनिफिट और लॉस, यानी कि देखो इन्फ्लेशन मार्केट में आएगा तो अलग अलग सेक्टर्स पे कैसा इंपैक्ट डालेगा। जैसे इनकम और सेविंग की बात करो तो ये नॉमिनल इनकम और ये सब अपन मैं पढ़ाऊंगा आपको, अभी इसकी टेंशन नहीं करो, नॉमिनल इनकम है ना, हाँ, इसको अपन पढ़ेंगे, जीडीपी जीएनपी वहां पे आएगा राइट। टैक्स पे इंपैक्ट पड़ेगा, इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ जाएगा राइट, कैसे बढ़ेगा, एड वॉल्यूम क्या है, आई विल एक्सप्लेन यू। देखो वही बात है, इन्फ्लेशन एक ऐसा टॉपिक है जो सब में कनेक्टेड है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके इंपैक्ट सब पे अलग अलग तरीके से दिखाई देंगे। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे भी दिखाई देता हुआ नजर आएगा, जो चीजें पहले हमारे देश में सस्ती आ रही थी अब वो चीजें महंगी आ रही हैं तो महंगी बिकेंगी, जो चीजें हम पहले महंगी बेच रहे थे अब इन्फ्लेशन घट गया हम सस्ती बेच रहे हैं, यानी कि हम ज्यादा बेचेंगे, हमारा नुकसान है उसमें, तो इंपैक्ट जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट उस पर भी दिखाई देता हुआ नजर आएगा। तो ओवरऑल अगर मैं आपसे बोलूं कि कितना इकोनॉमी में होना चाहिए इन्फ्लेशन, तो मैंने आपसे क्वेश्चन वैसे पूछ लिया था बट फिर भी मैं आपको बताता हूं। सर टेक्निकली बोला गया है कि इन्फ्लेशन होना चाहिए 4% प्लस -2%, मतलब हमारा जो रेंज होना चाहिए वो होना चाहिए सर 2% से 6%। हमारे देश के लिए इतना इन्फ्लेशन अच्छा है,
इससे कम नुकसान है, इससे ज्यादा नुकसान है, ये हमारा इन्फ्लेशन इतना है, ठीक है। आपको मुझे बताना है सर मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी एमपीसी ये क्या है और इसमें कितने लोग होते हैं, क्या करती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी? इफ यू नो प्लीज लेट मी नो, अदरवाइज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से अपन इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे। तो ये मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, इन सभी से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था किस तरीके से मार्केट में आपका जो इन्फ्लेशन है इसको कंट्रोल किया जाता है। आई एम सपोजिंग कि आप सभी ने उन क्लासेस को देखा होगा और उससे आप कनेक्ट कर पाओगे। रेपो रेट का मतलब क्या होता है? आरबीआई इंक्रीज द रेपो रेट, मतलब आरबीआई बेसिकली जो पैसा दे रही है वो कितने रेट पे दे रही है। अगर आरबीआई आपको ज्यादा रेट पे पैसा देगी, बैंक्स को ज्यादा रेट पे पैसा देगी, तो बैंक्स उस पैसे को और ज्यादा रेट पे मार्केट में देंगे, तो मार्केट में लोग पैसा कम लेंगे, यानी कि महंगाई कंट्रोल में आएगी। मैंने पूरा ये पिछली क्लास में एक्सप्लेन किया हुआ है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट वाली वीडियो में, मॉनेटरी पॉलिसी की 3rd क्लास में। वहां पे सारे कॉन्सेप्ट दिखाई देंगे, कैसे इस पे इंपैक्ट दिखता हुआ नजर आएगा, सब पे सप्लाई साइड और बाकी चीजों पे क्या इंपैक्ट दिखता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, वहां पे आपको इसके इंपैक्ट्स और इसको कैसे कंट्रोल करते हैं वो क्लियर तरीके से मैंने मेंशन किया हुआ है। बेसिकली इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, मतलब मुझे मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, यही मेरा पर्पस है। और वो कैसे कंट्रोल होगा, दैट हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन दैट पर्टिकुलर वीडियो। आई थिंक दिस शुड बी क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, राइट। तो आज की वीडियो को यहीं पे रखते हैं। आई होप द वीडियो इज हेल्पफुल। इसको रिवाइज कर लेना, क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करना, और जो इंपैक्ट आपको यहाँ पे देखने को नजर आ रहा है इसको एक बार मनी सप्लाई मॉनेटरी पॉलिसी वाली वीडियोस को रिवाइज करना, वहां से आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी आने वाली 5-6 वीडियोस और है, और जो इंपॉर्टेंट थीम्स है ना बस उतना उतना करा करके फिर अपन स्टार्ट कर देंगे अगले सब्जेक्ट को। बेसिकली प्रीलिम्स आ रहा है तो प्रीलिम्स की तरफ में विल बी मूविंग ऑन, किस तरीके से एलिमिनेशन और बाकी टेक्निक्स पे काम करना, उस पर अपन काम करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। हिस्ट्री भी बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ, बेसिकली जनवरी के आसपास में हिस्ट्री भी स्टार्ट हो जाएगा, विद इन अ मंथ अप्रोक्सीमेटली। So this is for today. Thank you so much everyone. God bless you all. Keep on working hard. See you soon. Thank you so much. Take care. Thank you.